गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 9 लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में बहुत से सारे हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे रामायण महाभारत हो गया, ठीक है, प्रमुख साहित्य हो गया, आलोक उपनिषद हो गया, जवाल उपनिषद हो गया, श्वेता स्वरूप उपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद हो गया, कंठो उपनिषद हो गया। ये जितने भी टॉपिक हमने लिख डाला है, ये सब टॉपिक हम आज और 10 से 12 मिनट के अंदर में हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे और समझकर ही रहेंगे। आज के बाद समझिए, जे अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझिए आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न का हल करने में आपको परेशानी भी नहीं होगा। तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरे वीडियो शेयर कीजिए। और इसके अतिरिक्त मैंने बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और मेडिवल हिस्ट्री का भी वीडियो डाल चुका हूं। उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो, उसके लिए सब सब्जेक्ट मायने रखता है, जो कि जे हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से इस सीरीज में हम लोग बने रहते हैं और कंटेंट को तैयार करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो सेशन है जो है, मैं पहला टॉपिक है हम लोग बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जिस उपनिषद का नाम है बृहद नारायण उपनिषद। यह जो उपनिषद जो है सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद को माना जाता है। किसको? तो बृहद नारायण उपनिषद को। अगला है कंठो उपनिषद। कौन है? कंठो उपनिषद। यह जो उपनिषद, इसमें यम तथा नचिकेता की चर्चा है। तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है जो यम तथा नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में है? तो कंठो उपनिषद में है। ठीक है, इसमें विशेष करके ओम पर फोकस किया गया। कौन सा? ओम जो शब्द है, ठीक है, उस शब्द पर हम लोग फोकस दिए हुए हैं। ठीक है, मुंडको उपनिषद, ठीक है, इसमें सत्यमेव जयते, किसका? सत्यमेव जयते की चर्चा है। ठीक है, अगला उपनिषद है श्वेता स्वरूप निषद। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम। कौन सा? सत्यम शिवम तथा सुंदरम का चर्चा है। ठीक है, अगला है जवाल उपनिषद। कौन सा है? जवाल उपनिषद। इसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की चर्चा है, अर्थात त्रिमूर्ति जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति की चर्चा है। सबसे पहले 4 आश्रमों का चर्चा इसी उपनिषद में है। किस उपनिषद में? श्वेता स्वरूप उपनिषद, सॉरी, ये जवाल उपनिषद में। किस में है? जवाल उपनिषद में है। ठीक है, अगला है अलोपनिषद। क्या है? अलोपनिषद। यह सबसे बाद का उपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद, ये क्या नाम है? आलोपनिषद। क्या है? इसकी रचना अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। तब बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है ये कौन सा उपनिषद की रचना अकबर के समय में हुआ था? तो हो जाएगा आलोपनिषद। ठीक है, अगला है उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित होता है। किस पर होता है? दर्शन पर आधारित होता है। आयुर्वेद उपनिषद जो होता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, आयुर्वेद उपनिषद का जो उपनिषद जो होता है उसका क्या नाम है? कंठो उपनिषद, मैत्रायत्री, ठीक, श्वेता स्वरूप उपनिषद। ये सब किसका? आयुर्वेद उपनिषद का उपनिषद है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है? तो उसका प्रमुख उपनिषद कौन है? छांदोंग, जैमिनी, ये क्या है? सामवेद का उपनिषद है। अर्थवेद के प्रमुख उपनिषद कौन सा है?
मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये सब क्या है, किसका उपनिषद है ये अर्थवेद के उपनिषद है। प्रमुख साहित्य, तो प्रमुख साहित्य स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। कौन से? स्मृति जो साहित्य है जिसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होता है। इसकी संख्या कितनी है? प्राचीन साहित्य की संख्या कितनी है? 36 है, जिनमें से विष्णु स्मृति, नारद स्मृति गुप्त काल की जानकारी देता है। क्या देता है? गुप्त काल की। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति दोनों गुप्त काल की जानकारी देता है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति मौर्य काल की जानकारी देता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है, जुआ खेलने का उचित माना गया। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में ये जुआ खेलना अच्छा बात है, उचित है, यह बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को क्या दिया गया है? वरीयता दिया गया है, और जो SC ST है, जो महिला है, उसको इसमें नीचा दिखाया गया है, जो कि ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कतई ये बात अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको बनाया ऊपर वाला, तो यहाँ पर हम लोग आकर इन्हीं सब ग्रंथों के चलते, हम लोग इन्हीं सब बुकों के चलते, किताबों के चलते हम लोग आपस में भेदभाव में पड़ जाते हैं। जो ये आप ऊँच है, ये नीच है, इसी में हम लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें विवाह के लिए पुरुष के आयु, देखिए मनुस्मृति का सबसे बड़ा गड़बड़ी है। अब देखिए, विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष। अब लड़का है उसका 25 वर्ष और लड़की है जिसका उम्र 12 वर्ष, जो कि ये कतई एक सही बात नहीं है। क्योंकि 25 वर्ष के लड़का के अगर शादी होता है 12 वर्ष के लड़की से, तो क्या वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? और दूसरा बात यह है कि लड़की तो बहुत नाबालिग है, लड़की बहुत नाबालिग है, जो कि जब पहले यह देखा जाता था कि छोटे छोटे बच्चों का विवाह होता है, जिसको बाल विवाह बोलते थे। ठीक है, वो चीज़ एक क्या है, मनुस्मृति में है, जो कि ये बार बार बहुत लोग ऐसे चर्चा, जो मनुवादी जो लोग हैं उसको चर्चा करते हैं, ये संविधान के जगह पर इसी को लागू किया जाए। तो लागू किया जाए तो देख लीजिए आप लोग डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत ये गड़बड़ बात है। ठीक है, इसमें 8 प्रकार के विवाह को बताया गया। कितने प्रकार के विवाह को बताया गया है? 8 प्रकार के विवाह को बताया, जो कि 8 प्रकार में बहुत गड़बड़ी है। यदि आप कमेंट कीजिएगा, आप लोग कहिएगा, तो इस 8 प्रकार के जो विवाह है उस पर भी हम वीडियो बनाकर आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर देंगे। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार की संख्या 16, जिसमें से पहला संस्कार गर्भधान, और अंतिम संस्कार यानी 16वां संस्कार हम लोगों का कहा जाता है अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि कहा जाता है, जो मर जाने के बाद में जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं 16वां संस्कार में वो आता है। अगला जो है हम लोग कौन सा टॉपिक आता है? महाकाव्य। कौन सा टॉपिक आता है? महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या 2 है। कितने हैं? 2 है। एक तो है रामायण और दूसरा का है महाभारत। ठीक है, रामायण। अब हम लोग रामायण की चर्चा करेंगे। ठीक है, किसका चर्चा करेंगे? रामायण। इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि, कौन से लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि साहब ने लिखे थे। इसमें जब शुरू में जब रामायण लिखा गया तो उसमें 12,000 श्लोक थे। कितने? 12,000। लेकिन वर्तमान में अभी श्लोकों की संख्या 24,000 है। कितनी है? 24,000 श्लोकों की संख्या है। इसमें गुप्त काल में पूरा किया गया, जो रामायण है जब से लिखना शुरू किया गया और गुप्त काल में इसको क्या कर दिया गया? कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, इसमें कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। अकबर के समय महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया। किसमें अनुवाद किया गया? फारसी में अनुवाद किया। जो फारसी में जो व्यक्ति अनुवाद किए थे उनका नाम क्या था? बदायूनी नाम था। क्या नाम था? बदायूनी नाम था। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य
की संज्ञा दी जाती है। किसको? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य महाभारत के अपेक्षा अधिक कठोर है। ठीक है, रामायण जो महाकाव्य है भारत की अपेक्षा कथी है? बहुत क्या है? ठोस है। सॉरी, कठोर नहीं है, ये ठोस है। इसमें जो भी लाइन हमने लिखा है तो समझिए एक एक लाइन एक फैक्ट के रूप में, हर एक लाइन से क्वेश्चन एराइज होने की संभावना है और बनता ही है। तो आप एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, इसे अपना नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका चमत्कार देखते रहिए। यह एक ऐसे हब है जिस प्लेटफार्म पे, जिस हब पे आप अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं और आपका इसी हब पे, इसी प्लेटफार्म पे समझिए आपका सफलता प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।